की तर्ज पर Y20 युवाओं के लिए एक सम्मेलन है जो आयोजित किया जा रहा है, जो ऑर्गेनाइज हो रहा है यूथ विंग एंड ब्रह्मा कुमारी जी माउंट आबू के द्वारा। इसके अंदर सपोर्टेड कर रहा है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार। इसमें आज के मुख्य मेहमान जो हमारे बीच पधारे हैं, जिनका मैं एक एक करके नाम लेता हूं, वो मंच पे आके विराजमान हो जाए। बीके जितेंद्र भाई, जीतू भाई जी मंच पे आए, उनका आज के उस माध्यमिक विद्यालय परिवार झुंझाड़ी हार्दिक स्वागत करता है। ब्रह्मा कुमारी राज्य केंद्र भिनमाल से बीके गीताबेन मंच पे आए, विद्यालय परिवार उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बीके रवि भाई जो मंच पे पधारे, उनका भी विद्यालय परिवार तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। साथ में पधारे हुए बीके अंजलि बहन ब्रह्मा कुमारी राज्य केंद्र भिनमाल से जो पधारे मंच पे, उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ में बीके दला भाई झुंझाड़ी जो मंच पे पधारे, विद्यालय परिवार से मैं रसायन विज्ञान के व्याख्याता श्रीमान उत्तम जी आचार्य सर से निवेदन करता हूं कि आप भी मंच पे पधारें। विद्यालय परिवार के समस्त स्टाफगण मंच पे पधारे, उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते। तो आज के इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं बीके जीतू भाई। मैं जीतू भाई के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि सन 1992 से 30 साल से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मधुबन पांडव भवन में जीवन संपूर्ण समर्पित होकर ईश्वरीय सेवा तथा ज्ञान योग की साधना कर रहे। वर्तमान समय में केंद्रीय मानवाधिकार संगठन नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव हैं, जो समाज को जन जागृति और परामर्श की सेवा दे रहे हैं। इनके संगठन लाइफ प्राइड अवार्ड से सम्मानित भी है। आपने परामर्श और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में मास्टर MSc इन काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ किया है। आप वर्तमान में एक प्रमाणित परामर्शदाता सर्टिफाइड काउंसलर के रूप में सेवा दे रहे हैं। आपने मूल्य शिक्षा में BA भी किया है, BA इन वैल्यू एजुकेशन। आप आपसी संबंधों में समस्या पर नियंत्रण, गुच्छों पर नियंत्रण, कैरियर मार्गदर्शन, आत्म सम्मान, भय या फोबिया से मुक्ति, डिप्रेशन, चिंता से मुक्ति के लिए काउंसलिंग व परामर्श करते हैं। 2021 में कोरोना काल में समाज के लिए प्रेरणादायक कार्य करने के लिए WHO मान्य वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की ओर से संस्था के यूरोप अध्यक्ष विलियम जेजलर स्विट्जरलैंड के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट प्राप्त हुआ है आपको। इसी के साथ आज पधारे हुए इनके साथ ब्रह्मा कुमारी राज्य केंद्र भिनमाल से बीके गीता दीदी, तो इनका भी स्वागत है। ये ब्रह्मा कुमारी गीता बहन बाल्यकाल से ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग में रुचि रखकर प्रतिदिन योगाभ्यास करवाते हैं। 9 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आपको अमेरिका की साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया। 4 फरवरी 2023 को जयपुर से आपको आदि आबादी फाउंडेशन और रिचल फाउंडेशन ऑफ चैरिटी सामुदायिक सेवा समिति जयपुर के द्वारा वुमेन अचीव अवार्ड से नवाजा गया। आप भारत के नीति आयोग के संबंधित NGO सोशल पॉइंट फाउंडेशन से प्राइड ऑफ इंडिया के अवार्ड से नवाजे जा चुके हो। भारत सरकार के युवा मंत्रालय के साथ G20 के कार्यक्रम के अंतर्गत Y20 प्रोजेक्ट की आप विशिष्ट फैकल्टी के रूप में सेवा दे रहे हो। आज जुजानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हम एक विशेष कार्य योजना लेकर के आए हैं। तो दुनिया में वैसे तो
बहुत सारे देश हैं, लेकिन कुछ शक्तिशाली देशों का एक समूह है। जैसे आपके गांव को चलाने के लिए पंचों का समूह होता है, हर जाति में एक पंच का समूह होता है, हर क्लास में एक मॉनिटर होता है ना, हर स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, देश के अंदर प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसे पूरे विश्व की कुछ शक्तिशाली देशों का एक समूह है जिसको G20 कहते हैं। G20 में 19 देश और यूरोपियन यूनियन में 27 देश है। तो सभी मिलाकर 46 कंट्रीज का एक समूह है, 46 देशों का एक ग्रुप है, उसका नाम है G20। और ये वो देश है जो दुनिया के बहुत शक्तिशाली देश है, जिनकी अर्थव्यवस्था, जिनका व्यापार, जिनके अनेक प्रकार के इन्वेंशन और विश्व में उनकी धाक है। क्या बोलते हैं इसको कि भाई इनकी परिवार में बड़े होते तो बोलते ना भाई ये बड़े हैं। ऐसे शक्तिशाली कुछ देश है, उनका समूह G20 है। और वो प्रतिवर्ष हर साल इस समूह में से किसी एक देश को 1 साल के लिए इस समूह की भी विशेष अध्यक्षता देते हैं, प्रेसिडेंसी देते हैं। तो 2022 के दिसंबर से 2023 के नवंबर तक इस 46 देशों के समूह की अध्यक्षता भारत देश को मिली है। खुशी नहीं हुई आपको? खुशी नहीं हुई? माना इस समय भारत दुनिया के ऐसे शक्तिशाली 46 देशों के समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे आप अपनी क्लास के मॉनिटर होते हैं तो आप अपनी क्लास में अपनी बात रखते हैं, आप कहते सभी बैठ जाओ तो सभी बैठ जाते, सभी खड़े हो जाओ तो सभी खड़े हो जाते, मजा आता है ना। तो वैसे भारत को प्रेसिडेंसी मिली है। तो भारत सरकार, जो कि आजादी के हमारा अमृत काल का समय चल रहा है, पिछले साल हमने क्या मनाया? आजादी का अमृत महोत्सव, अर्थात 75 वर्ष हुए देश की आजादी को। अब ये 76 के वर्ष में हम प्रवेश हो चुके हैं, जिसको नाम दिया है आजादी का अमृत काल। तो ऐसे समय पर इतने सारे देशों का और उनके डेलीगेट्स का भारत में आना और उनके द्वारा इतने सारे देशों के प्रतिनिधियों का अलग अलग संवाद करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और अगर हम ऐसे समय पर भारत के विविधता को दुनिया देख रही है, भारत के लाइफस्टाइल को दुनिया देख रही है, भारत की संस्कृति को वो लोग देख रहे हैं, भारत में जो इतने सारे धर्म होते हुए भी जो मिलकर के एक शासन में चलते हैं, एक हमारा एजेंडा है, एक हमारा गणतंत्र है, उसमें चलते हैं, तो ये दुनिया देख रही है। ऐसे टाइम पर भारत सरकार ने कुछ और भी प्रोजेक्ट साथ साथ चलाए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए W20, फिर सिविल सर्विसेज के लिए C20, अर्बन डेवलपमेंट के लिए U20, ऐसे युवाओं के लिए Y20 प्रोजेक्ट बनाया गया है। और उसी के तहत आज हम आपके पास आए हैं। इसमें से कितने बच्चे 15 से 14 से बड़े हैं? 14 साल की उम्र से बड़े कितने हैं? यस, 50%। तो जो 15 साल से 29 साल के हैं, उनको G20 के अंतर्गत यूथ कहा जाता है, युवा कहा जाता है। ठीक है, तो उन युवाओं के लिए इस समूह ने एक एजेंडा बनाया है, एक कार्यक्रम बनाया है, और उस कार्यक्रम में युवाओं से कुछ संवाद, बातचीत की जा रही है, युवाओं की समस्याओं को जाना जा रहा है, और युवाओं का भविष्य
कैसे और अच्छा बने, इसके लिए विविध कार्यक्रम पूरे भारत देश में हो रहे। अभी तक हम लोगों ने 350 जितने प्रोग्राम भारत के अलग अलग क्षेत्र में किए हैं, और आज आपका जुजानी गांव, हमारा भीनमाल, ये भाग्यशाली है कि हम भी इतने बड़े G20 कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। जो लोग इसको जानते हैं उनको बहुत गर्व होता है, क्योंकि G20 के मंच पर पहुंचना या G20 का हिस्सा बनना भी अपने आप में सबको एक प्राउड फील कराता है। तो आज हमारे बीच में जो भ्राता जी आए हैं, वे आपको इस एजेंडा की कुछ अच्छी बातें बताएंगे। मैं सिर्फ उनकी 3 जो मुख्य एजेंडा की पॉइंट है आपको बताती हूं कि युवाओं को एक तो ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का। दूसरा एजेंडा दिया है वेल बीइंग। वेल बीइंग माना जो हमारी संस्कृति कहती है कि आप भी खुश मैं भी खुश, सभी का कल्याण हो। हम प्रार्थना करते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। ये हम कहते हैं कि सबका भला हो, तो कुछ ऐसी भावना है वेल बीइंग, कल्याण से कैसे चले। और तीसरा है खेल, स्पोर्ट्स, है ना। युवा ही तो ज्यादा भाग लेता है खेलों में, लेकिन उन खेलों में भी कैसे हम बेहतर बने। तो इन तीनों एजेंडा को लेकर ये एक बहुत बड़ी चर्चा सारे भारत में 46 देशों के लोग मिलके कर रहे हैं। और भारत के युवाओं की संख्या G20 समूह के जो 46 देश है, उसमें से केवल चाइना को अलग कर दो, केवल चाइना को, तो बाकी सारे देशों की कुल आबादी और भारत की युवा बच्चों की आबादी दोनों बराबर है। इसलिए भारत के युवाओं का इन एजेंडा पर काम करना बहुत जरूरी भी है और बहुत मायने रखता है। तो हम ब्रह्मा कुमारी संस्थान को भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्री भ्राता अनुराग जी ठाकुर ने, जो लगभग 2022 के एंड में हमारे नॉर्दर्न जोन का जो हेडक्वार्टर है गुड़गांव दिल्ली में, वहां पर उनका आना हुआ था। उन्होंने कार्य करने के तरीके देखे, क्योंकि इससे पहले भी भारत सरकार के साथ में हम बहुत सारे अभियान प्रोग्राम करते आए हैं। तो उन्होंने ये पूरा Y20 प्रोग्राम चलाने के लिए ब्रह्मा कुमारी का सहयोग मांगा कि आपका नेटवर्क काफी बड़ा है, तो आप इस कार्यक्रम को पूरे भारत में कर सकते हैं। तो ये भी हमें अपनी संस्था की तरफ से बहुत खुशी है कि हम Y20 प्रोजेक्ट को भारत सरकार के लिए जगह जगह चला रहे हैं, और इसी के तहत आज आपके बीच में आए हैं। मैं तो आपसे हमेशा मिलती रहती हूँ और भी कभी मिलने आ जाएंगे, लेकिन आज हमारे बीच में माउंट आबू, जो ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर है, बहुत सुंदर पर्यटन स्थल है। कितनों ने देखा है माउंट आबू? 30% भी नहीं है। कभी आपके सर को बोलना, आपको घुमाने ले जाएंगे। बहुत सुंदर जगह है। वहां से हमारे बीच में जीतू भाई और रवि भाई जी आए हैं। तो अभी मैं जीतू भाई जी से निवेदन करूंगी कि कैसे आपने अपनी छोटी उम्र से, अपनी युवा उम्र से इस ज्ञान के आधार पे अपने जीवन में और औरों के जीवन में जो बदलाव, जो परिवर्तन, जो श्रेष्ठता लाने का काम किया है, उसी के आधार पे इन बच्चों का भी फ्यूचर, भविष्य कैसे अच्छा बने, ये भी अपने युवा उम्र में सफल हो, इसके लिए बहुत सुंदर मार्गदर्शन देंगे। तो एक बार जोरदार ताली से हम भ्राता जी का वेलकम करेंगे और आगे की कड़ी में वो आपको बहुत सुंदर बातें सुनाएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। ओम शांति। कि हम उस देश में रह रहे हैं जिस देश का प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका में 45 मिनट के भाषण में 79 बार संसद में उनके लिए तालियां बजती है।
15 से 17 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। ऐसे भारत में हम रह रहे हैं। और हमारे भारत की स्ट्रेंथ क्या है, शक्ति क्या है? हम सब युवा। ये Y20 संगठन जो बना है, वो संगठन बना ही इसलिए है कि पूरे दुनिया के बिजनेस को, दुनिया की अर्थव्यवस्था को हमारे युवा, विश्व भर के युवा मार्गदर्शन करें। और हमारे भारत में 65 करोड़ से ज्यादा युवा है ना? हमारे जैसे सारे 65 करोड़ से ज्यादा है। तो कितनी बड़ी ताकत हम सब मिलके हैं। जब इतनी बड़ी ताकत के साथ हम दुनिया के सामने आते हैं तो दुनिया हमें मानने लगती है, समझने लगती है, हमारी बात उनके दिमाग तक पहुंचने लगती है। ऐसे दुनिया की प्रोग्रेस होती है, विकास होता है। विकास कहते हैं तो सबके सहयोग से ऐसे विकास होता है। बीच बीच में चारों एंगल से ले। तो दुनिया का विकास तो हो रहा है, लेकिन उसके पहले हमारा विकास हो रहा है। कौन कौन चाहते हैं कि अपने जीवन में हमारा सबका विकास होना चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए, सक्सेस मिलना चाहिए? देखो, सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं, सभी उसके लिए प्रयास भी करते हैं। लेकिन कुछ तो बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और कुछ का बीच में लटक जाता है, और कुछ तो जीवन में नैराश्य भी आ जाता है, फेल भी हो जाते हैं, तो मायूस हो जाते हैं। देखो, मैंने एक घटना नोटिस की, आप लोगों ने भी आपके आसपास देखी होगी। एक बार मैं अपने गांव में गया 20 साल के बाद। जब 20 साल के बाद गांव में गया तो वहां देखा कि हमारे जो स्कूल है ना, स्कूल में एक कर्मचारी थे, टाइपिंग वगैरह करते हैं ना, ऑफिस वर्क संभालते, वो 20 साल के बाद भी वही थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो, मैं ये छोटा सा बच्चा था, पढ़ रहा था, 20 साल यहाँ आने के बाद हुए तो 35 साल के बाद उनको मिल रहा था। तो अच्छा लगा कि देखो, मैं पढ़ रहा था उस समय भी यही थे, अभी भी यहाँ है, तो मिलके अच्छा लगा। लेकिन जब वापिस आ रहा था तो बुद्धि में एक विचार आया कि देखो, इनके साथ बहुत सारे लोग थे, लेकिन कोई तो अध्यापक बन गए, कोई तो जिला परिषद में गए, ऑफिसर बन गए, लेकिन ये फाइल दे दो, यही बैठे हवा खाने को। तो इनका प्रोग्रेस वहां रुक गया। तो मैं जो बता रहा हूं ना, आपको 4 कारण होते हैं इस चीज के। आप देखना, अपने आसपास बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखेंगे। क्या हो सकता है आपके अपने जीवन में भी ये घटित हुआ होगा या होगा। फॉर्म भरवा लेना टीचर। जब पढ़ाई पढ़ते हैं, जब आगे का भविष्य सोचते हैं, तो ये चीज घटित हो रही होगी, तो अपने जीवन से भी कनेक्ट करें 15 से 29 कि क्यों वो व्यक्ति सालों से वही बैठा है, क्यों प्रोग्रेस नहीं होता है। सबको ये डायरेक्ट जीत, तो सबसे पहला कारण ये होता है सबके विचार नाम से कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, जो है उसमें ठीक है। सालों से अगर कोई रेगड़ी लगा के, ठेला लगा के फ्रूट बेच रहा है तो उसमें खुश है कि रोज मुझे 100-200 रुपए मिल रहे हैं, बस मेरा जीवन चल रहा है, उसी में चलता रहेगा। तो उसके अंदर कुछ सपने ही नहीं होते हैं, इसलिए जो है उसमें वो चलता रहता है। उसको प्रोग्रेस कहेंगे, उसको विकास कहेंगे। एक जगह रुक गया ना, जो रुक गया वो विकास नहीं है। निरंतर कुछ न कुछ नवीनता करते जाए, वो विकास है। तो अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि कुछ रोज मुझे कल से ज्यादा कुछ बेटर करना है, कल से अच्छा कुछ करके दिखाना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी एक चीज जो हमारे जीवन को रोके रखती है, और वो 80% लोगों के जीवन में घटित हो रही है, हमारे अपने सबके जीवन में घटित होती है। हम सपने तो देखते हैं, लेकिन सपनों को पाने की प्रयास नहीं करते, वो छोड़ देते हैं। मन में तो बहुत आता है कि नहीं, मुझे इस साल 90% से ऊपर लेना है। शुरुआत में प्रयास भी करते हैं, लेकिन उसके बाद में क्रिकेट मैच आ गए तो क्रिकेट मैच में लग जाएंगे, खेलने में लग जाएंगे, कहीं इधर उधर टाइम वेस्ट करने लग जाएंगे। उसके कारण क्या होता है, जो 90% का हमने टारगेट लिया है वो सीधा 70% पे आ जाता है। होता है ना, ऐसे होता है कभी कभी। जो सोच के रखते हैं उससे हम थोड़ा सा रुक जाते हैं आगे, क्योंकि देखो, सपनों को
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपको पता है? किस किस को पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? हमारे युवाओं के लिए आदर्श व्यक्तित्व, हमारे भारत के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति, हमारे भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, और उससे भी ज्यादा अभी तक हमारे भारत के जितने भी सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हुए तो सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में से एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो हमेशा कहते थे कि हमेशा निरंतर सपने देखो, लेकिन सपने खुली आंखों से देखो, और तब तक नहीं सो जब तक उन सपनों को हम अचीव नहीं कर लेते। और उन्होंने एक एक बच्चे में 10 साल, 12 साल, 14 साल के बच्चे में वो सपने देखे कि एक एक बच्चा कितना बड़ी बड़ी सोच रख सकता है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूं। आपको पता है गुजरात में एक नडियाद शहर है, वहां जब वो गए थे तो एक छोटी सी बच्ची सबको बच्चों से पूछा कि भारत की गरीबी मिटाने के लिए क्या करना चाहिए। तो एक छोटी सी बच्ची, 12 साल की बच्ची, वो खड़ी होके बोलती है, क्या बोला होगा उसने बच्ची ने? वो छोटी सी बच्ची खड़ी होके बोलती है कि सर मेरे मन में एक विचार आता है कि हम आए दिन न्यूज में सुनते हैं कि आसाम में बाढ़ आई या पूर्वोत्तर में बाढ़ आई और राजस्थान में अकाल पड़ा है। तो क्या ऐसे हो सकता है कि वहां के बाढ़ का पानी इधर ट्रांसफर कर सकते, नदियों को जोड़ सकते? छोटी सी बच्ची के मन में आया विचार, उनको जज गया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ बात किया और उसके बाद नदियों को जोड़ने का काम भी शुरू हो गया ना। तो एक छोटी सी, हर एक के मन में ऐसे सपने होते हैं, बस सपनों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए। तो ये हमारे सबके इसमें होता है। तीसरी चीज जो हमारी प्रोग्रेस, हमारा विकास रोक देती है, हम एक चीज के साथ साथ में मल्टीपल बहुत सारी चीजें करने लग जाते हैं। ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं, उसके कारण हमारा जो मेन चीज रह जाती है। इसलिए बहुत सारी चीजों की जिम्मेवारी लेने की बजाय थोड़ी सी चीजें अपने जीवन में लो, लेकिन पूरी जिम्मेवारी के साथ पूरी करो। और चौथी चीज जो आजकल हम प्राय हर किसी केस में देखते हैं, जीवन में देखते हैं, कि हमारा फोकस हट जाता है। जो हमने सोच के रखा है ना फोकस। आप लोगों को विनोद कांबली नाम पता है? किसी को एक भी बच्चा है जो विनोद कांबली नाम पता है? सचिन तेंदुलकर नाम पता है? कितने हैं? देखो मैंने दोनों नाम लिए, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। एक भारत के बहुत बड़े क्रिकेटर थे, दोनों साथ साथ पढ़े। 14 साल की उम्र में दोनों ने विश्व रिकॉर्ड बनाया 650 रनों का, जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। उसमें कांबली के थे 350 और सचिन के 320 के लगभग ऐसे। उसके बाद दोनों का साथ साथ इंटरनेशनल करियर शुरू हुआ। और आपको पता है विनोद कांबली ने अपनी शुरुआती 10 मैच में ही 2 डबल सेंचुरी मार दिया था। इतना टैलेंट था उसमें, कूट कूट के टैलेंट भरा था। सचिन को तो फिर भी काफी टाइम लगा पहली सेंचुरी लगाने के लिए, पहली डबल सेंचुरी लगाने के लिए तो काफी टाइम लग गया दोनों में। आज हम सचिन को सब जानते हैं, कांबली को क्यों भूल गए? किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि उसका जो फोकस था ना, मेन काम था उसका क्रिकेट खेलना। क्रिकेट खेलते खेलते बहुत सारी चीजें उसके जीवन में आई, उसका फोकस क्रिकेट से हट गया। फिर रात की पार्टियां करना शुरू कर दिया, फैशन करना शुरू कर दिया, मॉडलिंग करना शुरू कर दिया, ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, एडिक्ट हो गया, और उसके कारण उसका करियर कोलैप्स हो गया। हमारे जीवन में भी हमारे गोल से हटाने वाला, हमारा फोकस हटाने वाला यही सारी चीजें हैं। और आजकल तो हर नेगेटिव चीज 4 कदम पे अवेलेबल है ना, सहज से मिल जाता है कुछ भी चीज, जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। जब जीवन को बर्बाद कर देता है तो हमारा जो जीवन हमने जो शुरू किया वो जीवन के लक्ष्य से हटके हम कहीं अंधेरे में खो जाते हैं। आप सबका जीवन अभी शुरू हो रहा है, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने जीवन में ऐसी जो नकारात्मक चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं,
जो हमारे जीवन को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे परिवार को बर्बाद कर देती है, उन चीजों से दूर रहिए। हाँ, आजकल हर चीज का इलाज पॉसिबल है। मैंने ऐसे सुना कई न्यूज में, सच है झूठ पता नहीं, आपके इस एरिया में आजकल, यहाँ तो शायद शहर में नहीं होगा लेकिन गांव में कहीं बहुत एडिक्शन हो गया, बहुत ऐसे व्यसन हो गया है, कुछ पाउडर वगैरह मिलती है शायद, इतनी महंगी महंगी चीज, लेकिन सारे जीवन नशा करके सारा जीवन बर्बाद हो रहा है। कितनों के अपने फेफड़े खराब हो गए, कितनों के कैंसर हो गए। नाम भी पता होगा। कौन सी पाउडर मिलती है, नाम पता है किसी को? ड्रग्स मिलता है, एमडी। स्मैक की पाउडर यहाँ आसपास काफी मिलती है, ऐसे न्यूज में आता है बार बार। लेकिन ये जो चीज है ना, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने संबंधों को, अपने करियर को सब कुछ खत्म कर देती है। और जो व्यक्ति एक बार उसका सेवन कर लेता है वो बार बार वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। शुरुआत में तो लगता है कि चलो मैं अच्छी तरह से सो गया, अच्छी तरह से सब कुछ भूल गया, लेकिन बाद में इतना इरिटेशन हो जाता है कि नहीं मिले तो बाल नोचने लगता है, अपना चेहरा नोचने लगता है व्यक्ति। इससे छुटकारा पा सकते हैं, इजीली पा सकते हैं। जितना जल्दी उससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे ना, उतना कम तकलीफ होगी। इसलिए आज हम सब बैठे हैं ना, इस माध्यम से हम अपने आप से भी एक निश्चय करेंगे कि ये जो भी बुरी चीज है मेरे जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। अगर गलती से कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी प्रवेश हुआ है तो आज हम उसको अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल देंगे। देखो, कोई भी चीज, कोई भी व्यसन ऐसा होता है, डॉक्टर्स के हाथ में केवल आपको सहयोग करना इतना ही होता है। डॉक्टर्स दवाई देंगे, कुछ आपको साधना सिखाएंगे, लेकिन उससे बाहर निकलने का एकमेव रास्ता है अपना खुद का दृढ़ विश्वास। जब मैं विश्वास करूंगा कि नहीं, मुझे इससे बाहर निकलना है, तो इजीली बाहर निकल जाएंगे। तो ना हम कुछ इसके अंदर जाएंगे ना, और कोई अगर जा रहा है तो उसको भी इससे अवेयर करेंगे। ये आज हम यहाँ प्रण करेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का भाव था, अपने जीवन की जो कोलैप्स करने वाली 4 चीजें हमने सुनी। एक तो कोई इच्छा ही नहीं होती है कुछ आगे बढ़ने की, कुछ करने की। दूसरी कौन सी चीज बताई? इच्छा होती है लेकिन प्रयास नहीं करते हैं, तो प्रयास खुल करना चाहिए। तीसरा, बहुत सारी चीजें एक साथ करने का प्रयास करते हैं, तो इसके कारण जो चीज हमने सोची है उससे दूर हो जाते हैं। चौथा, सबसे बड़ा, कि हमारा फोकस हमारे लक्ष्य के ऊपर से नहीं हटना चाहिए। ये चारों चीजें तब हो सकती है एक ही चीज हमारे जीवन में आवे। 4 चीजें अगर इसे छुटकारा पाना है तो केवल एक चीज हमारे जीवन में जरूरी है, और वो है प्रेम। जहां प्रेम होता है, जहां प्यार होता है, जहां स्नेह होता है ना, वहां कितनी भी मुश्किलातें समाप्त हो जाती है। प्रेम किससे? सबसे पहले स्वयं से। स्वयं से प्रेम कैसे करेंगे? खुद से प्रेम करना आता है? खुद को रोज देखते हैं ना आईने में, तो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। नहीं लगता है तो हम अच्छे से मेकअप कर लेते हैं ताकि अच्छे से बने रहे, है ना। लेकिन खुद से प्रेम तब होगा जब हमारे इस शरीर की हम संभाल करेंगे। ये शरीर बहुत मूल्यवान है। हाँ, कितने लाखों की कार है ये। इससे बहुत सारे काम हमें पूरे जीवन भर करने, हमारे परिवार के लिए हम उपयोगी होने वाले हैं। तो इसकी संभाल करना सबसे बड़ा अपने स्वयं के प्रति प्रेम है, अपने ऊपर विश्वास, ये स्वयं के प्रति प्रेम है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। कोई भी कमजोरी का संकल्प, कमजोरी का विचार मन में आवे, तुरंत विचार करो कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। तो हम खुद से प्रेम करना सीख जाएंगे। दूसरा है, जब खुद से प्रेम करना सीख जाता है ना आदमी, तो उसके बाद में अपने परिवार से, है ना, अपने माँ बाप, अपना परिवार, उससे प्रेम करना सीखिए। प्यार तो बहुत होता है लेकिन हम प्रदर्शित नहीं करते हैं।
है ना, मम्मी माँ इतनी अच्छी प्यार से रोटी बना के रखती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारे में कितने हैं जो रोज माता जी को बोलेंगे, मम्मी को बोलेंगे, मम्मी आज भोजन बहुत अच्छा बनाया? बोला कभी? आज के यहाँ से जाने के बाद जब भी अच्छा लगे ना, आप प्रदर्शित कर दो, मम्मी को बोल दो, मम्मी तुमने बहुत प्यार से भोजन बनाया, मुझे बहुत पसंद आया। पापा ने कुछ अच्छी काम किया, अच्छी बात किया, पापा को कह दो कि पापा आप बहुत अच्छे हो। देखो, अपने जीवन में बहुत सारी नकारात्मक चीजें होती है, नेगेटिव चीजें होती है, बहुत इजीली होती है। उसको परिवर्तन करने का एक साधन है, हमारे विचारों में परिवर्तन। हमारे विचार परिवर्तन हो जाएंगे, सारी सृष्टि परिवर्तन हो जाएंगे। आपने ये शब्द सुने होंगे ना, किंतु, बट, परंतु, सुने हैं? सुने ना, रोज यूज करते हैं। मुख्य रूप से ये शब्द होते हैं नकारात्मक चीजों के लिए, बहुत अच्छा है परंतु ऐसे है ना, ऐसे इसके लिए यूज होते हैं। लेकिन वही शब्दों को यूज करके हम अपने विचारों को सकारात्मक बना सकते, पॉजिटिव बना सकते, अच्छे बना सकते। जब लगे ना कि ये विषय बड़ा कठिन जा रहा है, परीक्षा में स्टडी करने में, पढ़ाई पढ़ने में बड़ा कठिन लग रहा है, जैसे विचार आए तुरंत विचार करो या मुंह से बोलो जोर से कि नहीं, विषय कठिन है लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना। जैसे बोलना शुरू करेंगे ना हम अपने आप से, कठिन है लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो सच में विषय समझ में आना शुरू हो जाएगा। कभी कभी कोई सर होते हैं कि थोड़े स्ट्रिक्ट लगते हैं, तो सामने आने के बाद तुरंत दिमाग में आता है कि सर बड़े स्ट्रिक्ट है। तुरंत दूसरा विचार मन में लाओ कि सर बड़े स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो मेरे अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं और उनसे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ। जब इस तरह से अपने विचारों को परिवर्तन करेंगे ना, सब कुछ सहज होने लगेगा। थोड़े दिन का अभ्यास करेंगे, थोड़े दिन जोर से बोलेंगे मुख से। मैं तो ये कहता हूँ सबके सामने बोले ही, विचार करे ही, लेकिन जब अकेले होते हैं ना, खास करके जब आईने के सामने खड़े होंगे, तभी ये विचारों को दोहराए, तो हमारे मन को, हमारे बुद्धि को इसकी आदत लग जाएगी, सब कुछ सहज हो जाएगा। तो सेल्फ लव हुआ, परिवार के प्रति लव हुआ। ये हमारा जो प्यार है अपने परिवार के प्रति, जिन्होंने हमें इतना अच्छा पालना दे रहे, इतना अच्छा पढ़ा रहे, अपना भविष्य बनवा रहे, उनके प्रति मेरी कृतज्ञता अर्पित करे, सवेरे शाम जब भी मिले। तीसरा है ये हमारी प्रकृति। इतनी सुंदर प्रकृति भगवान ने दी है, उस प्रकृति में हम रह रहे। आप कभी मानेंगे ना, कभी थोड़ा सा भारीपन आ जाए, कभी थोड़ा सा ऐसे आ जाए ना, प्रकृति के बीच में चले जाओ, पेड़ के नीचे बैठ जाओ, आराम से आसमान को निहारो, सब कुछ हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। जो कुछ कमजोरी आती है, जो कुछ इससे विचार आते हैं ना, कुछ कर लेवे, कुछ खत्म कर देवे, छोड़ देवे, नकारात्मक विचार आते हैं, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। प्रकृति में इतनी ताकत है, तो प्रकृति को भी थोड़ा सा अपना प्यार बांटे। रास्ते में आते समय, जाते समय पेड़ दिखते हैं, उनको देखे कि कितना सुंदर वृक्ष है, सबको शीतलता देता है। कोई जानवर दिखता है, कोई प्राणी दिखता है, पंछी दिखता है, उसके प्रति ये प्रेम प्रदर्शित कीजिए। और सबसे लास्ट लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यक, उस ईश्वर के प्रति जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया है, इस जन्म में भेजा है, उस ईश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट करे, कृतज्ञता प्रकट करे। सवेरे जब उठते हैं, उठते समय मोबाइल हाथ में नहीं आना चाहिए। मोबाइल हाथ में आने से पहले सबसे पहले विचार आवे कि मुझे आज इतना अच्छा दिन भगवान ने दिया है कुछ अच्छे काम करने के लिए। और रात को जब सोने जाएंगे तभी भी विचार कि आज के दिन देने के लिए, आज का अच्छा दिन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स उस परमात्मा का। तो ये चीजें अगर हम अपने जीवन में करेंगे ना, तो अपने आप ही वो नकारात्मक चीजें अपने जीवन से निकल जाएगी। ठीक है, आप सभी बड़ी संख्या में बड़ी शांति से सारा सुन रहे हैं, तो आप सभी को, आपके टीचर्स को भी थैंक्स है। बस एक चीज लास्ट में, एक इंसिडेंट शेयर करके अपनी बात समाप्त करूंगा। जब एक बार हम जा रहे थे रास्ते से, तो वहां देखा 2 मजदूर काम कर रहे हैं, रास्ते के किनारे काम करते हैं ना, तो वहां देखा कि 2 मजदूर काम कर रहे हैं। तो एक तो देखा कि एक खड्डा खोद रहा है और दूसरा उसमें मिट्टी डाल रहा है।
तो थोड़ा सा लगा कि ये क्या कर रहे हैं, तो रुक के पूछा उसको कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। बोले हम तो अपना काम कर रहे हैं, सरकारी काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमने बोला ठीक है, सरकारी काम है, आपका काम है, लेकिन कर क्या रहे हो। तो उसने बोला था हम 3 लोगों को टेंडर मिला था। एक को टेंडर मिला था खड्डा खोदने का, दूसरे को टेंडर मिला था पेड़ लगाने का, और तीसरे को टेंडर मिला था मिट्टी डालने का। बोले वो बीच वाला आया नहीं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। तो कहने का भाव, जब सब मिलके, सारे लोग मिलके काम करेंगे ना, सारे लोग मिलके प्रयास करेंगे तो सफल होता है। एक व्यक्ति 2 करे और एक छोड़ देवे तो सफल नहीं होता। तो आपके टीचर ने, आपके स्कूल ने आपके लिए कार्यक्रम आयोजित किया, बाहर से आके आपको सारी इंफॉर्मेशन भी दी, कुछ प्रेरणाएं भी दी, लेकिन जो पेड़ लगाने का काम है ना, वो किसको करना है, कौन करेगा। कहाँ लगाएंगे पेड़, सफलता रूपी पेड़ अपने अपने जीवन में लगाना है ना। जब यहां से उठ के आप अपना जीवन सफल बनाएंगे ना, तब हमारा आना सफल हो। ठीक है, पुनः आप सभी को आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपके सफल जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। थैंक यू। तो रवि भाई जी आपको प्रतिज्ञा कराएंगे। आपने पहले प्रतिज्ञा की ना देश की, भारत मेरा देश है, मैं हम सभी भारतीयों को देश से प्यार है। अभी एक नई प्रतिज्ञा, जो ये बातें सुनी उसके आधार पर वो रवि भाई जी कराएंगे। रवि भाई जी भी माउंट आबू से आए हैं और पिछले 25 वर्षों से माउंट आबू में समर्पित है। इनकी छोटी बहन वो हमारे साथ बीनमाल में समर्पित रूप से सेवा देते हैं, संध्या बहन के बड़े भाई है। तो आपको प्रतिज्ञा भी कराएंगे और आपको अंत में खुश होके जाना है, तो पक्का अपने ऊपर स्टैंप लगाना है। ठीक है, ध्यान से सीधे होके बैठिए। गर्मी लग रही है, नहीं लग रही है। सभी सर ने बोला था सावधान, अच्छे लगते हो आप लोग जब सावधान मुद्रा में बैठते हो। आपको अच्छा लगता है इसमें बैठना या थक जाते हो? अच्छे लगते हो। अलर्ट बच्चे जब चुस्त और अलर्ट होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। सुस्त बच्चे अच्छे नहीं लगते। अच्छे लगते हैं पर सुस्ती अच्छी लगती है। तो आप सभी स्कूल में पढ़ते हो और इतिहास भी पढ़ते हो। हम सभी ने इतिहास में ये पढ़ा है, ये समझा है कि जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था और फिर बाद में हमारे जो स्वतंत्र वीर है उसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, कितनों के नाम गिनाए। उन लोगों ने संघर्ष किया, बहुत मेहनत की, कभी आराम से रह ही नहीं पाए। पूरा जीवन उनका संघर्ष में, इस संघर्ष में बीता कि हम अपनी भारत माता को स्वतंत्र करें। और जब ये संग्राम चलता रहा, वो इस कार्य के लिए लड़ते रहे, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका हिम्मत ढाढ़स बंधा रहे, उसके लिए पता है वो क्या करते थे? नारे क्या करते थे पता है? नारे लगाते थे। आपने कभी अगर कोई स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्र करने के आधार पर या किसी स्वतंत्र वीर के जीवनी के आधार पर कोई फिल्म या डॉक्यूमेंट्री देखी हो, तो उसमें आपने देखे होंगे कितना जोश से वो नारे लगाते हैं। आप भी सुबह जब प्रार्थना करते हो या जब राष्ट्रगीत गाते हो, उसके बाद क्या करते हैं? कौन सा नारा लगाते हैं? भारत माता की। और ऐसे लगाते हो ठंडे ठंडे, पूरे जोश के साथ लगाते हैं, क्योंकि वो चीज, जैसे अभी दीदी ने व्यायाम कराया ठंडी का, कि कैसे ठंडक आए, शरीर के अंदर शीतलता आए, पर जो नारे हैं और जो प्रतिज्ञाएं हैं वो हमारे खून को गर्म करते हैं। ऐसा खून दौड़ने लगता है, जो जोश आता है। जिस कार्य में हम लगे हुए हैं उस कार्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता और दृढ़ हो जाती है। तो आपने अभी
दीदी जी से, जीतू भाई से बहुत सुंदर सुंदर और बहुत प्रेरणादायी बातें सुनी। और जो ये G20 है, इसके बारे में भी आपने सुना कि कितने सारे देश इसमें जुड़े हुए हैं और कैसे भारत इन सब का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये सारी जब बातें हम सुन रहे हैं तो इससे हम कैसे जुड़ेंगे? आप जुड़ना चाहते हैं? सुन तो लिया, बहुत अच्छे से सुन लिया। जीतू भाई ने कई बातें आपको बताई भी कि क्या क्या अपने जीवन में करना है, लेकिन थोड़ी 2-3 बातें जो आप बिल्कुल याद रख सकते हो और उनको रोज याद करके अपने जीवन में धारण भी कर सकते हो। प्रतिज्ञा के रूप में अभी हम रिवाइज करेंगे। तो प्रतिज्ञा मैं सोचता हूं बैठे बैठे करें, उससे अच्छा खड़े खड़े करें। और बहुत जोश से, मैं आपका जोश देखना चाहूंगा। बहुत बुलंद आवाज में हम प्रतिज्ञा करेंगे। आप अपने अपने स्थान पे सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। मैं अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु अपने भोजन का, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखूंगा एवं नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में व्यायाम का अभ्यास करूंगा। मैं अपने परिवार, समाज, गांव, देश के कल्याण हेतु जो भी आवश्यक है वह अवश्य करूंगा। मैं परमात्मा, प्रकृति, सर्व बड़ों का, शिक्षकों का धन्यवाद करूंगा एवं इनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहूंगा। मैं किसी न किसी खेल को जीवन का हिस्सा बनाकर नित्य प्रतिदिन खेल खेलूंगा एवं खेल को सदा खेल की भावना से ही खेलूंगा। धन्यवाद। उन्होंने कहा था ना अभी अपनी मम्मी अच्छा खाना बनाया, जब अपने को क्या बोलना है? क्या बोलना है उनको? थैंक यू बोलना है, धन्यवाद, बहुत अच्छा खाना बनाया, बोला ना ऐसा आपको? तो इन लोगों ने आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, तो आपने इनको थैंक यू बोला है क्या? तो जोर से बोलिए।